देखिए, एक गंभीर विषय है अर्थशास्त्र। और ज़्यादातर हम लोगों की आदत जो है अर्थशास्त्र को सुनने की नहीं होती है। इतिहास को सुनने में जो मज़ा आता है, संस्कृति की बातें सुनने में जो आनंद आता है, वो अर्थशास्त्र बहुत नीरस होता है इसके साथ। और इस तरह की छोटी मीटिंग का हम लोगों का मतलब केवल तब हल होता है जो बात हम लोगों के बीच में हो, उसको सुनने के लिए आप उतना ही तैयार हो। तो पहला तो ये है कि आप लोगों को अपनी दिमागी तैयारी ये करनी है कि आपको सुनना है। तो अगर आप पूरा सुनेंगे तो आपका कंसेप्ट जो है वो चेंज होगा, सोचने समझने का तरीका चेंज होगा। क्योंकि हम जिन विचारों को बड़े बड़े सिद्धांत मान के समझते हैं और उनकी व्याख्या करने में लगते हैं, उनका क्रिएटर कौन है, किसने बताया वो विचार? तो क्रिएटर जो दुनिया है वो उन विचारों के माध्यम से आपके दिमाग की दुनिया पे शासन कर रहा है। तो अगर अपनी दिमाग की दुनिया को आज़ाद करना है तो उनसे आज़ादी के लिए पहली लड़ाई। नहीं तो हम जाने और अनजाने उनके लिए काम करते हैं जिन्हें हम अपना विरोधी मान भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, गाली भी देते हैं, लेकिन काम उन्हीं के लिए करते हैं क्योंकि हमारे पास उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत विचार। और इस तिलिस्म को आप देख सकते हो कि मैकाले ने जो अपना शिक्षा सिस्टम बनाया, उस शिक्षा सिस्टम में और उन्होंने जो भी कोई काम करा वो दिमागों और शासन पे करा उस समय से। तो उससे क्या हुआ कि आप जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में इतने साल उन्होंने अंग्रेजों ने शासन करा, इतने जुल्म हुए, इतने लोग मारे गए, 1857 की लड़ाई हुई, लेकिन कोई आदमी नफरत करता है अंग्रेजों से? नहीं। हम नफरत करते हैं केवल आपस में एक दूसरे से। तो ये किस चीज़ का कमाल है? एजुकेशन। तो मैकाले साहब ने वो काम कर दिया जो इंग्लैंड की बनानी चाहती थी। हमें एक दूसरा आदमी बुरा लगता है, हमारे दलित को लगता है बस ब्राह्मणों ने हमें सब कुछ कर दिया, बिना कुछ सोचे समझे। उस जातियों का अंतर्द्वंद है, धर्मों का अंतर्द्वंद है, क्षेत्रों का अंतर्द्वंद है, सारे अंतर्द्वंद हमारे पास हैं और अपने लोगों के से नफरत के सारे आधार हमारे पास मौजूद हैं और उसमें डूब के हमारी पूरी ज़िंदगी गुजरती रहती है। लेकिन जिन्होंने ये सब करा उसके बारे में हमारी कोई नफरत नहीं। तो ये सब समझने के लिए हम आगे और बात करेंगे, जब संस्कृति और उसके प्रश्न को समझेंगे। लेकिन अर्थशास्त्र की चूँकि बात लगातार होती है कि इसको थोड़ा समझना चाहिए कि क्या है ये बात, तो उसको मैं शुरुआत से आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, ठीक है? यानी जो अर्थशास्त्र आप पढ़ते हो उसमें एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के नाम आते हैं, जिन्होंने पूंजीवादी अर्थशास्त्र को स्थापित किया है, ठीक है? एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो जब दुनिया में पूंजीवाद का डेवलपमेंट हो रहा था तो उसके साथ साथ उनके विचारों को प्रतिध्वनित करने वाले विचार मन के सामने आए, जैसे मुक्त प्रतियोगिता। अब पूंजीवाद का प्रथम दौर है, फ्यूडलिज्म से निकल रहा है इंग्लैंड। तो फ्यूडलिज्म से जब निकल रहा है तो वो क्या बात करनी है? पॉलिटिकली ये बात करनी है कि आदमी फ्री है, फ्यूडल से फ्री हो जाए, गांव से चले और शहर के उद्योग में रहना। और उद्योगों के बीच क्या बात करनी है? उद्योगों के बीच बात करनी है कि बिल्कुल जैसे प्रकृति चलती है वैसे ही प्राकृतिक नियम के तहत आपको चलना है, मुक्त प्रतिस्पर्धा रहेगी आपके बीच में और आप लोग अपना अपना डेवलपमेंट करो। ये बात वो कहते हैं कि भाई ये जो फ्री कंपटीशन है ये नेचुरल लॉ है, इसके ही थ्रू हमें आगे बढ़ना है ना।
तो ये बात कह के क्या होता है कि उस समय के लोगों को एक आधार मिल जाता है कि नेचुरल है। अब इस नेचुरल में हम किस तरह से काम करेंगे कि प्रतिस्पर्धा होगी, और प्रतिस्पर्धा का एक दूसरा आधार पैदा होगा बाजार में, आपूर्ति और मांग का, जिसे हम आज तक सोच रहे हैं कि ऐसे ही चलता है। हम आज तक सोच रहे हैं कि स्वतंत्रता के आधार पर ऐसे चलता है, जिस चीज़ की डिमांड होती है वो बिकने लगती है, और उसके आधार पर उसके दाम भी बढ़ सकते हैं। आपूर्ति और मांग पे चीज़ निर्भर करती है। इन्होंने इस पहली बार अब ये बात करी क्योंकि पूंजीवाद जो है ना वो नेशन का निर्माण करता है, राष्ट्र का निर्माण करता है, छोटे छोटे समुदाय को टूट के एक राज्य के साथ एकीकृत करते हैं। तो ये पॉलिटिकल काम हो रहा है उस समय। तो उस पॉलिटिकल काम को आवाज़ देते हुए इन्होंने कहा, जिसको हम आज भी शोर मचाते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी क्या है। जिस आदमी को देखो वो पूरा इकोनॉमिक जीडीपी समझ लेना चाहिए। तो जीडीपी क्या है? जीडीपी का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो कुल उत्पादन हुआ उसका एक अनुमान लगाते हैं, इतना उत्पादन हो गया है ना, तो उसे जीडीपी क्या लगाते हैं उनके ज़माने में। अभी कुछ कुछ और चीज़ें जोड़ गई हैं, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन एडम स्मिथ के समय में समाज इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, पूंजीवाद ग्रोथ कर रहा है, तो उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस लिख के ये बात रख दी आपके सामने कि भाई पूरे राष्ट्र जो हमारा बन गया है उसके अंदर कितना उत्पादन हम कर रहे हैं, उससे हमारी समृद्धि नापी जाएगी। उससे पहले कैसे नापते थे? जिस राजा के पास सोने चांदी हीरे जवाहरात ज़्यादा हैं उससे नापा जाता था। हाँ, जिस पे ज़्यादा वेल्थ है, और वेल्थ लूटने के लिए वो दूसरे पे आक्रमण भी करता था, लूट के लाता था। इस पैमाने को बदल दिया किसने? प्रोडक्शन ने। तो भाई ये सोना चांदी है या नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? प्रोडक्शन। कितना प्रोडक्शन हो गया किस देश का, ये हो गया। अब एडम स्मिथ के बाद आता है दूसरा आदमी जिसको उन्होंने वैल्यू दी और आज भी देते हैं। उस आदमी का नाम है डेविड रिकार्डो। अब डेविड रिकार्डो के समय बात ये आ गई कि सारे राष्ट्र नेशन बन गए। अब नेशन अपना व्यापार कर रहे हैं, अपने देश में सकल घरेलू उत्पाद देख रहे हैं और अपना एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी वो सारे शुरू में स्वावलंबी राष्ट्र थे। अब एडम स्मिथ क्या क्या वो कहता है डेविड रिकार्डो कि आप एक दूसरे से व्यापार करें तो समृद्धि आएगी। अपने देश में मत बैठे रहो, सभी राष्ट्र आपस में व्यापार करो। जब सब राष्ट्र आपस में व्यापार करोगे तो समृद्धि आएगी। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कौन सा प्रोडक्ट किस देश में कम लागत में तैयार हो जाता है। अब लागत में उन्होंने श्रम को नाप लिया तो हम उसको बहुत पॉजिटिव कह देंगे, पूंजी को भी नापा, जो सब 4-5 मानक दिए जाते हैं, तो श्रम भी उसमें एक माना जाता है ना। श्रम, पूंजी, भूमि, ये सब माने जाते हैं ना। तो ये सब बात कही उन्होंने तो कॉस्ट कम आ जाए। और लगान चल रही थी उस समय तक ज़मीन पे, और लगान सामंती समाज में राज्य की आमदनी का स्थायी स्रोत लगान थी, और टैक्स थोड़ी थे, राजा लगान ही तो लेता था। तो उस दौर के हिसाब से वो ज़्यादा भी थी। तो थोड़ी सी लगान की बात कर ली उन्होंने कि लगान भी का अनुकूलन भी ऐसा होना चाहिए, राज्य को इतना लगान निर्धारित करना चाहिए कि प्रोडक्शन में फ़ायदा हो, इसको थोड़ा लिमिट करना चाहिए। ये सब बातें डेविड रिकार्डो ने कर दी। लेकिन उसका मेन कंपटीशन आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करो और उत्पादन और लागत को देखो। तो व्यापार क्या होगा? जिस देश में जिस चीज़ की लागत कम बैठती होगी उस देश से हम वो चीज़ खरीद लेंगे। अपने यहाँ महंगी बैटरी तो नहीं बनाएंगे, अपने यहाँ की वहाँ बेच देंगे, वही बात। तो ये दो बुनियादी आदमी हैं जिनकी बात वो लोग आज तक मानते हैं और जिन्हें स्थापित कर दिया कि अर्थशास्त्र की जगह। अब देखिए, एक किताब हिंदुस्तान में है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। किसने लिखी वो? अब कौटिल्य अर्थशास्त्र में क्या बात कर रहे हैं? आप पढ़ने बैठोगे तो तमाम बात राजनीति की हो रही है। हाँ? तो वो एक्चुअली राजनीतिक अर्थशास्त्र है।
कि जो ही राष्ट्र बन गया, जो राज्य बन गया, तो कौटिल्य ये कह रहे हैं कि जो राजा बन गया उसको जो उसका क्षेत्र है उसमें कैसे सिस्टम को चलाना है, इकोनॉमिक सिस्टम एज ए होल को। आगे समझ में जो बात एडम स्मिथ कह रहे हैं, और उसको अर्थशास्त्र को अलग कर दिया और राज्य को अलग कर दिया, वो चाणक्य कह रहे हैं ये सवाल नहीं है भाई। सवाल ये है कि राजा को ही तो चलाना है अपने राज्य में, तो वो अर्थशास्त्र के सिस्टम को कैसे चलाएगा, उसके लिए पॉलिटिकल सिस्टम क्या बनाएगा, ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई। ठीक है। और यहाँ तक वो बताते हैं कि भाई अगर कपड़ा बनाने के काम में औरतें जो रुई लेंगी वो राज्य प्रदान करेगा, यानी पूरे देश में लगाना। देखो सिस्टम समझिए, वो कंट्री साइड में गांव अलग है, लेकिन जो शहर बस गया तो बात शहर की होती है। जो बात है ना, हम किसी किताब को पढ़ेंगे तो पहले हमें क्लियर होना चाहिए किताब किस बात के लिए लिखी गई है। तो राजा को जो व्यवस्था बनानी है उसमें रुई कपास इकट्ठी करनी है, उसे उस कपास को औरतें लेके जाएंगी। जब औरतें लेके जाएंगी और कपड़ा बनाएंगी तो उन्हें सही दाम मिलना चाहिए, और जब औरतें आएंगी तो उनके साथ यहाँ के आदमी को गड़बड़ी कर सकते हैं, परेशान कर सकता है। इसका पूरा इंतजाम होना चाहिए कि औरतें बेझिझक आ सकें और ले जा सकें, कोई आदमी उन्हें परेशान नहीं कर सके, उस पर निगरानी रखी जाए। कितनी सीरियस बात है। लेकिन हम सोचेंगे क्या कि डेविड स्मिथ और रिकार्डो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, और चाणक्य ने तो पुराना आदमी है, कुछ लिखा हुआ है, धर्म परम की बात बेकार सी और थिंक। तो मैंने एक उदाहरण समझाया राजनीतिक अर्थशास्त्र। अब आप देखिए कि जो इनके बाद जिन्होंने पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म का एक सही विश्लेषण प्रस्तुत करके पूरी दुनिया को हिला दिया, वो आदमी कार्ल मार्क्स था। और कार्ल मार्क्स ने जो कॉन्क्लूड करा वो राजनीतिक अर्थशास्त्र की बात करी, बात वहीं पहुंच गई। पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या होगी, खाली इकोनॉमी नहीं, पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है। अब कार्ल मार्क्स ने जो बात कही वही क्लासिकल अर्थशास्त्र है दुनिया का। उसको सभी पूंजीपतियों ने स्वीकार कर लिया, उसको सभी पूंजीपति देशों ने मान लिया विश्लेषण करने के लिए, और सभी उसको पढ़ते हैं और उस पर चलते हैं बहुत लंबे दौर से। उसके बाद बहुत दिनों बाद दूसरे लोग आए। तो क्लासिकल अगर हमें समझना है तो मार्क्स की किताब से हमको समझना पड़ेगा। मार्क्स ने पहली अपनी आर्थिक रचना लिखी थी ग्रुंड्रिस करके, उसके बाद लिखी इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैनिफेस्टो, उसमें इकोनॉमिक्स की बात लिखी, और फिर उन्होंने जो कालजयी रचना है उनकी पूंजी की रचना की, है ना, पूंजी, कैपिटल। अब कैपिटल कैसे बनता है इसके लिए लॉजिकल पूरा इंटरप्रिटेशन उन्होंने किया। तो 3 किताबें पूंजी की उन्होंने लिखी, और चौथी किताब जो है एंगल्स ने उनके अधूरे उससे पूरी करी। अब पहली किताब में केवल वो आधारभूत क्लासिकल बातें प्रस्तुत कर रहे हैं, किस चीज़ को क्या समझा जाए। अब आप समझिए कि सबसे पहले एक्सचेंज को लेते हैं। माल कमोडिटी प्रोडक्ट कर रहे हैं, अब पूंजीवाद आ गया तो विनिमय होगा। तो ये पूंजीवाद का विनिमय सामंती विनिमय से कैसे अलग है, पहली बात हो गई। सामंती विनिमय साधारण स्तर पे माल से माल का विनिमय होता है, माल से माल का गांव के अंदर हो जाता है एक्सचेंज। स्वावलंबित गांव है, किसी को ज़्यादा पैसे वैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, सब अपने आप चलता रहता है। जब छोटे छोटे हाट में आते हैं तो भी लोगों ने कोई सिस्टम बना लिया लोकल कि इस चीज़ से हम चलेंगे। अब इस विनिमय जब फास्ट होगा तो मुद्रा की जरूरत पड़ेगी, किसी एक चीज़ को कॉमन माना जाए। तो हमारे यहाँ गांव में वो सबसे कॉमन चीज़
अभी लास्ट पीरियड तक गेहूँ रही, औरतों की सारी व्यवस्था उससे चलती थी और गांव की आधी व्यवस्था गेहूँ से ही चलती थी। तो इतना हार्ड, इतना बाजार, इतना पूंजीवाद गुजरने के बाद भी नीचे की व्यवस्था जो है वो मालों के बिकने से चलती है। अब मुद्रा का बाजार जो दुनिया भर में चीज़ें आगे बढ़ने लगी, व्यापार होगा, भाई हम जाए हमारे यहाँ भी गए यूरोप में बेचने जा रहे हैं, वहाँ बेचने, तो क्या चीज़ है? तो जो ऐसी कमोडिटी है जिसकी सबको आवश्यकता है, जिसको सब लेने को तैयार है, धीरे धीरे उसका स्थान बन जाएगा। तो हमारे यहाँ तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ शुरू में उभरी, कौड़ी। हर आदमी के घर में गेहूँ और अनाज के अलावा कौड़ियाँ भी होती थी। हाँ, तो गांव में जो बेचने आता था वो कौड़ियाँ भी ले आता था। कौड़ी भी एक मुद्रा थी। लेकिन चांदी और सोना, तांबे का भी प्रयोग करा कुछ लोगों ने, लेकिन तांबा चल नहीं पाया, वो थोड़ा ढीला पड़ गया। चांदी और सोने का प्रयोग पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस में चला गया और धीरे धीरे चांदी को भी पछाड़ दिया सोने ने। अब सोना एक मुद्रा हो गई, तो सोने का वजन है मुद्रा। तो आप भारतीय राजाओं के इतिहास में देखोगे तो बात ये नहीं कि राजा ने मोहर लगाई है, नहीं, राजा की मोहर से भी मुद्रा छप सकती है और बिना राजा के भी छप सकती है। लेकिन आप उस पर एक मोहर लगाओगे कि ये 1 तोला सोना है, ये 2 तोला सोना है, ये इतना सोना है, इतना, उसके हिसाब से लोग चीज़ों का लेन देन कर लें। ठीक है, सोना मुद्रा आ गई। तो इकोनॉमिक सिस्टम ये हो गया कि कुछ लोग अब इस मुद्रा को लेके बैठे। वो जब बाजार में आए तो उनके पास कोई माल नहीं है, उनके पास माल वो है जिसे लोग मुद्रा मान बैठे। तो वो क्या काम करेंगे? वो करेंगे मुद्रा माल मुद्रा। यानी उनका सोच कैसे चलेगा? उनका ये सोच चलेगा, मेरे पास 100 दीनार हैं तो मुझे 120 करनी है, तो मैं इसके लिए ऐसा माल खरीदूंगा जिसकी ऐसी डिमांड हो कि उसको आदमी खरीदेगा ही मुझसे आके। तो बाजार में सुबह ही आते ही मैंने उस माल को परचेस कर लिया और फिर जिसकी मजबूरी है वो मुझसे 120 में लेके जाए। सूत्र चेंज हो गया, मुद्रा माल मुद्रा। ठीक है, ये है कैपिटलिज्म की फर्स्ट जन्म, कि अब दुनिया में कुछ लोग मुद्रा ही लेके बैठ गए। सौदागर हैं, व्यापारी हैं, और मुद्रा से मुद्रा का खेल चल रहा है, मुद्रा से मुद्रा कमा रहे हैं, उसी ढंग से सोच रहे हैं। अब ये सोच जब सारे समाज की बनेगी तभी पूंजीवाद आएगा। जब सारे समाज की ये सोच अब जाएगी कि मैंने कितना पैसा लगाया और कितना मुझे मिल गया, तब पूंजीवाद में चला गया। पहला डिफरेंस समझें। अब कमोडिटीज जो है उसका मूल्य कैसे निर्धारण करें? जो माल आ रहा है बाजार में उसका मूल्य कैसे निर्धारण करें? तो उसके अंदर 2 तरह के मूल्य होते हैं। एक उसकी उत्पादन लागत से पैदा होता है और दूसरा उसकी उपयोगिता से पैदा होता है। तो उत्पादन लागत और उपयोगिता, इसके बीच में विनिमय मूल्य कहीं भी निर्धारित हो सकता है। ये विनिमय मूल्य निर्धारित करने के लिए वो मंडी में मुद्रा माल मुद्रा वाला बैठा है, हाँ? लेकिन 2 मूल्य उसमें अंतर्निहित हैं। एक तो उसकी उत्पादन की कॉस्ट क्या है, उससे नीचे बेच नहीं सकते, और उसकी उपयोगिता कितनी है, उससे ऊंचा आप बेच नहीं सकते। ठीक है, तो मूल्य निर्धारण के लिए ये दोनों मूल्य मिलके विनिमय मूल्य किसी भी चीज का बनाते हैं। इस चीज की प्राइस क्या है, ये है। क्लियर होगी बात? अब उत्पादन लागत में श्रम भी लग रहा है, तो वो एक अलग मसला चलता है, श्रम पूंजी या साधन ये वो। तो इस पे ही एक लंबी डिबेट है जिससे मार्क्सवाद, इकोनॉमिक्स इन सारी चीज़ों से अलग खड़ी हो जाती है।
वो है थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, है ना। कैसे खड़ी होती है? वो कहते हैं उद्योग में सारी चीज़ों के मूल्य कांस्टेंट है। हमने माना कि मशीन का मूल्य इतना हो गया, हमने माना कि जो हम कच्चा माल लाए उसका मूल्य इतना हो गया, किसी चीज़ का। जब मूल्य समान लगे तो उसने ज़्यादा मूल्य की चीज़ कैसे पैदा करी, है ना। तो ज़्यादा मूल्य की चीज़ पैदा करने में एक चीज़ जो है वो ऐसी है कि जिसको लगाया तो हमने जितने पैसे का, वो थी उससे ज़्यादा, वो है श्रम। अब ये श्रम जो है, इससे जो लागत बन के आती है या विनिमय मूल्य निर्धारित होता है, उस श्रम से जो जीने के लिए दिया जाता है, मान लीजिए हमने सबको नेगेटिव करके विनिमय मूल्य निर्धारित हो गया ना, तो ये तो हमें फिक्स पता है, ज़मीन का इतना है, मशीन का इतना है, मशीन घिसने का भी निकाल लेते हैं, सब निकाल के हमें फिक्स पता है। अब हमारी लागत श्रम को अगर छोड़ दें तो आ रही है 100 रुपये, और सामान बिक रहा है 200 रुपये, ठीक है, मतलब उसका विनिमय मूल्य 200 रुपया आराम से आ रहा है। तो ये 100 रुपये जो डाले गए वो श्रम से डाले गए। श्रम ही तो एक ऐसा फैक्टर बना जिसको हम ऐसे एक्यूरेट नहीं नाप सकते। तो 100 रुपये जो श्रम के डाले गए, इसके बदले में जो मालिक बना बैठा है उसने अपने मजदूरों पे इन्वेस्टमेंट करे 40 रुपये, है ना। आपको जीने के लिए दिया उसने 40%, और 60% वो अकेला हड़प गया। तो ये है सरप्लस वैल्यू। समझ में आ गई बात? क्लियर? सरप्लस वैल्यू। तो ये सरप्लस वैल्यू उद्योग में पैदा होती है, ये मालिकों के हाथ लग गई। तो श्रम में क्या बात हुई कि ये दिन भर रोटी खाएंगे, मैंने अनुमान लगा लिया, इन्हें मकान भी चाहिए, अच्छे से अनुमान लगा लिया सारी चीज़ का, इनके बच्चे भी हैं, 2 मियाँ बीवी भी हैं। तो ये सब देने के बाद भी मुझे सरप्लस वैल्यू बच गई। अब सरप्लस वैल्यू जब बच गया यहाँ से मुझे, तो उसका मुझे क्या करना है? अगर मैंने उसे खा पी के उड़ा देना है, ज़मीन खरीद लेनी है, अपने रहना है, एक स्टैटिक मान लिया, उसको स्थिर मान लिया, तो मैं सामंती संरचना का ही उद्योग हूँ। समझ गए बात? मैं मालिक होके भी सामंती संरचना में हूँ कि मैं इस मुनाफे को अपना निजी मुनाफा मान के, निजी कौशल मान के इसका उपभोग कर रहा हूँ, ठीक। अब जो आदमी कहता है कि सरप्लस वैल्यू को मैं री इन्वेस्टमेंट करूँगा, तो यही सरप्लस वैल्यू कैपिटल बन जाती है। क्या बन जाती है? कैपिटल, पूंजी बन गई है। तो अब पूंजी का निर्माण और पूंजी का बाजार शुरू हो गया, उद्योग से पूंजी आने लगी। तो मार्क्स ने ये सिद्धांत प्रस्तुत करके ये साबित कर दिया कि भाई मजदूर इम्पॉर्टेंट है, और वहाँ से लेके उनके राजनीतिक विचार मजदूर वर्ग की क्रांति तक और मजदूर वर्ग के अधिकृत तक चले गए, लेकिन वो हमारा विषय नहीं। हमने उस बात को समझ लिया जिस पे इकोनॉमिक्स टिकी होती है, ठीक है। पूंजी के सेकेंड वॉल्यूम में वो चर्चा करते हैं पूंजी परिपथ का। अब ये पूंजी निकल गई, अब यहाँ से घूमते घूमते राष्ट्र तक कहाँ कहाँ जाएगी, कैसे करेगी, कैसे बढ़ेगी, फिर राष्ट्र को क्या करना है, कैसे। तो इसमें सवाल ये है, अगर कोई देश में पूंजीवाद है तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है कि जितनी मुद्रा हमने छापी, अब सामंती समाज खत्म हो गया, पूंजीवादी राष्ट्र बन गया। पूंजीवादी राष्ट्र ने एक मुद्रा स्थिर कर दी कि भाई ये मोहर लगेगी, ये मुद्रा, वो चाहे सांकेतिक हो, मैं इसके बदले में इसका वचन देता हूँ
रिजर्व बैंक ने नोट छाप दिया और सांकेतिक मुद्रा चला दी, सोना अंदर रख लिया। अब वो वचनबद्ध है, सोना रख के ही वो छाप रहा है, पहला दौर। तो ये जो चीज़ है, इस पे ये पूंजी के परपथ में चली गई कि वहाँ से जितना निकलेगा वो फिर वहाँ वापस आना चाहिए। समझिए आप, अगर वापस नहीं आता है मुद्रा तो पूंजीवाद नहीं हुआ राष्ट्र के लिए पूरा। और अगर वापस आने में कोई व्यक्ति ने धन आपका उस मुद्रा को अपने घर पे रख रखा है जबरदस्ती, कि मैंने तो इतने इकट्ठे कर लिए, 5,000 रुपये घर पे पड़े मेरे, तो वो पूंजीवाद के लिए संकट है। वो कह रहा है बैंक में रखो, मुद्रा चलन से बाहर नहीं होनी चाहिए, यही पूंजीवाद है। समझ गए बात? तो यहाँ तक तो बात आ गई। अब चल पड़ा राष्ट्र और सब, सोना रखा और चल। अब इसमें ही वो सिद्धांत पुराना लागू करना पड़ता है कि मुद्रा कितनी छापी जाए, यही क्वेश्चन हो गया सबसे इम्पोर्टेंट। तो बैंक जो भी छाप रहा है उसे हर समय ये देखना है कितना डाला था, कितना आ गया, अब कितने छापना है। अब इससे बाजारों में एक संकट क्रिएट होता है। अगर बाजार में मुद्रा ज़्यादा है, माल कम है, तो क्या होगा? मालों के दाम बढ़ने लगेंगे, लोग खरीदारी पे झपट पड़ेंगे। और अब अगर मुद्रा कम है, माल ज़्यादा है, तो प्रोडक्शन करने वाला संकट में आएगा, माल बिकेंगे नहीं, है, दिक्कत हो जाएगी। तो ये संतुलन कैसे बनाए रखें, ये राष्ट्र के अर्थशास्त्र की प्रमुख बात। अब इस पे दुनिया चलती है। अब चलते चलते अचानक आ गया एक संकट। वो संकट आया तो एक नए अर्थशास्त्री सामने आए जिन्हें दुनिया ने माना। हम सारे अर्थशास्त्री की चर्चा नहीं करेंगे, की पॉइंट्स की करेंगे। उनका नाम था कीन्स। कीन्स ने कौन सी बात कही? कीन्स ने एक बात समझाई दुनिया को कि अगर पूंजीवाद का विकास करना है तो पूंजीपति को हर समय इनिशिएटिव चाहिए, मुनाफा चाहिए, आगे बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। तो बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है ये बात नहीं है, लेकिन दिखना चाहिए। उससे उसका जो स्वार्थ है कि और इन्वेस्टमेंट करें, उस और बढ़ेगा। और इसके लिए ये आवश्यक है कि मुद्रास्फीति हर समय थोड़ी सी बनाई रखें, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी बनाए रखें। आगे समझ में? कीन्स ने इसको अब ये दे दिया कि भाई ये गणना मत करते लोग कितनी छापी हो कितनी आ गई, छापनी तो ज़्यादा पड़ेगी अगली बार, क्योंकि प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और तुम्हें इनिशिएटिव देना है, तो जितना प्रोडक्शन उसके हिसाब से लोगों पे पैसा पहुंच जाना चाहिए मार्केट। तो ये कीन्स के अर्थशास्त्र पे हम लोग चल गए, उसके बहुत सी ब्रांचेस बनी, बातें बनी, नए जो लोग जुड़े। अब कीन्स से आगे बढ़े। अभी देखिए सोना इम्पोर्टेंट है ना। अब कीन्स से आगे बढ़े और क्या होने लगा, उस पर आने से पहले हम समझें कि आर्थिक संकट आ गया, इकोनॉमी सबकी डाउन हो गई, प्रॉब्लम हो गई। ये राष्ट्रों के आपस के व्यापार से या विभिन्न कारणों से पैदा हो गया, दुनिया संकट में फंस गई। उस संकट से तो कीन्सवाद ने निकाल दिया पहली बार। लेकिन जो संकट आते हैं, जो चुनौती आती है, उस पर उन्हें लगातार सोचना पड़ता है जो राज्य चलाते हैं। क्रांतिकारी नहीं सोचते, परिवर्तनवादी नहीं सोचते क्या संकट आया उसका समाधान क्या निकाला। अब एक संकट आया दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, है ना। अच्छा एक चीज और समझ कि जो मार्क्स ने मजदूरवाद पैदा करा उससे प्रॉब्लम हो रही, तो उसमें एक मामला सामने आया कि अगर हम
दूसरे उपनिवेशों को गुलाम बनाएं, वहाँ प्रोडक्शन बनाएं और अपने मजदूर को ज़्यादा से ज़्यादा दें, तो हमारी उन्नति होगी। ये चला क्या, साम्राज्य, एम्परलिज्म। पूरी दुनिया में अपने राज्य कायम करो, वहाँ की सस्ती चीज़ ले लो, खास तौर से कच्चा माल, अपने अपने उद्योग में प्रोडक्शन लगाओ और उसके बाद उसे बेचो। इधर का मुनाफा इधर का मुनाफा, कच्चे माल हमारा कम होगी कीमत। अब हो गया, इसके लिए पॉलिटिकल कंट्रोल, उपनिवेश बनाए जाए, तो साम्राज्यवाद जो है वो पूंजीवाद का ये अगला चरण पैदा हो गया। और देखिए, अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, लेकिन एंगल्स ने ये बात लिख दी कि इंग्लैंड का मजदूर, जिस, आपको पता है इंग्लैंड के मजदूर के ऊपर ही एंगल्स ने पहली किताब लिखी थी, कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास। तो उसमें उन्होंने जो चित्रण किया है, तो आप पढ़ते पढ़ते रो दोगे, जिस तरह से इंग्लैंड में मजदूर रखे जा रहे थे जिस समय एंगल्स ने किताब लिखी। शहर से आ गए, गांव से छोड़ के, अब शहर में वही झुग्गी झोंपड़ी और वो सब ठिकाना जिस तरह से बना हुआ है, और जिस तरह 12 घंटे का कार्य दिवस था, आप याद करो, 12 घंटे का कार्य दिवस था। आदमी को सुबह उठ के जाके जाना है काम को, रात को आना, सो जाना, यही लाइफ थी। खाने का भी संकट रहता था। तो वर्किंग क्लास की कंडीशन पर उन्होंने किताब लिखी। उन्हीं एंगल्स ने लास्ट में लिखा, और मजदूरवाद हो गया, मजदूर क्रांति हो गई, सब हो गई, लेकिन द लास्ट एंगल्स ने कॉन्क्लूड किया कि इंग्लैंड का मजदूर वर्ग वाइट कॉलर हो चुका। वाइट कॉलर यानी अब उसमें मजदूर वर्ग की चेतना की कमी हो गई है, वो ऐश्वर्य भोग करता है। इसलिए अब बिना एम्परलिज्म को खत्म करे हुए काम, ये उनका एक कॉन्क्लूजन था जो अपने दोस्तों से पत्र व्यवहार में उन्होंने अंत में लिखा। लेकिन जो मार्क्सवाद के नाम पे पार्टियां बनी हुई थी, जो सिस्टम बने हुए थे उनके, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का संकट ये आया कि जब ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने, जर्मनी, इटली ने भी प्रोडक्शन लेवल पे वो स्तर हासिल कर लिया जो इंग्लैंड और अमेरिका का था, वो अपना सामान कहाँ बेचेंगे? इंग्लैंड और फ्रांस डटे हुए पूरे दुनिया में, वो कहाँ से उपनिवेश बनाएंगे? लड़ाई हो गई, अबे हमारा भी तो हिस्सा चाहिए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये लड़ाई हुई, फिर वो लड़ाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी, जर्मनी ने दोबारा से अपने आप को तैयार कर। सेकेंड वर्ल्ड, 2 वर्ल्ड वॉर की लड़ाई में, पहले वर्ल्ड वॉर में तो कुछ नहीं हो पाया, जो स्थिति थी वही बनी रही है, लोग आ गए। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मालूम है क्या घटना हुई, जो आप लोगों को समझना चाहिए? तुर्की का विघटन, सऊदी अरब बना, इराक बना, ये बना, तुर्की ऑटोमन साम्राज्य जो है वो तुर्कों का साम्राज्य था, जिन्होंने रोम की आधी राज्य को छीन के अपनी राजधानी बनाई थी। यानी वो तो हिस्ट्री की बात है, लेकिन हम लोगों को एक लगता है कि शायद अंग्रेज कभी नहीं हारते थे, हम हारते थे। तो तुर्कों ने उनका पूरा आदर ऐश्वर्य का राज्य रोम और उसके वो को आधा छीन के अपनी राजधानी बनाई तुर्कों। तो उन्होंने कहा कि भाई सबसे बड़ा मामला तो तुर्कों का ही है, स्थल से व्यापार नहीं कर सकते, तुर्कों को टैक्स देना है, पानी से रास्ता खोज रहे थे। तो उसमें इन्होंने राष्ट्रवाद, जो नेशनलिज्म डेवलप हुआ वहाँ पे, उस नेशनलिज्म की चिंगारी अरब और सारे कंट्रीज में लगाई, और उनकी लिबरेशन का युद्ध शुरू हो गया, और वो मुक्ति के रास्ते में बढ़ चले, बनना शुरू हो गए कुछ लोग, जहाँ भी लोग चाहते थे उन्हें तुर्की से आज़ाद कराने में। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की समाप्त हो गया, और आ गए ऐसे छोटे छोटे राष्ट्र दूसरे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खेल थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रिवॉल्यूशन हो गया रूस में। जब रूस में क्रांति हो गई, तो ये क्रांति का भय जो है उसने पूंजीवाद के राज्य को वेलफेयर स्टेट में बदल दिया। वेलफेयर स्टेट, हम अपने राज्य के लोगों को ये भी देंगे, वो भी देंगे, वो भी देंगे, सब देंगे, कहीं वो क्रांति की ओर ना पड़ जाए, क्रांति के आकर्षण ना हो।
फर्स्ट वर्ल्ड वार में हो गया। अब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो इंग्लैंड और फ्रांस जो पूरा कंट्रोल करे बैठे थे दुनिया को, पुर्तगाल, स्पेन, फर्स्ट वर्ल्ड वार में इनकी सत्ता हिली, सेकेंड वर्ल्ड वार में इनकी सत्ता खत्म हो गई। नई सत्ता दो उभर कर जाएंगे, अमेरिका और रूस। अमेरिका और रूस पावरफुल हो गए तो नया सिस्टम इमर्ज। अब अमेरिका एक व्यापारी के तौर पे खोया कुछ नहीं था, पाया ही पाया था। और रूस ने बहुत कुछ खोया था, लेकिन इस असली हार हिटलर की स्टालिन से। तो अब ये सिचुएशन चेंज हो गई। अब इकोनॉमिक्स कहाँ पहुँच गई? इकोनॉमिक्स पहुँच गई भी, राष्ट्रों को संकट हो जाता है, राष्ट्र डूब जाते हैं, ये हो जाता है। पैसा सबसे ज़्यादा अमेरिका ने कमा लिया, हथियार बेच के, दोनों पार्टियों को बेचे शुरू में, फिर सब बेच बाज के पैसा सबसे ज़्यादा उस पर हो गया। और सोवियत संघ चूँकि समाजवादी था तो वो अपनी दूसरी चिंताओं में था, उससे कोई ये नहीं था कि दुनिया में पैसे से कंट्रोल करना है। लेकिन अमेरिका का अंदर जो पूंजीपतियों का एक्युमुलेशन हुआ, सुरक्षित जगह जहाँ युद्ध नहीं हो सकता, दूसरा पहुँचेगा नहीं, अमेरिका सेंटर, सारे यहूदी वहाँ शिफ्ट हो गए, पैसे वाले सब सेंटर। अब साहब यूएन तो पॉलिटिकल गतिविधि है, इकोनॉमिकल गतिविधि क्या है? ब्रिटेन वुड संस्था है, ब्रिटेन वुड में बैठ के बात हुई कि वर्ल्ड बैंक बनाओ, IMF बनाओ, और ये इंग्लैंड और फ्रांस को कॉलोनी छोड़नी चाहिए, इन देशों को आज़ाद करना चाहिए। आज़ादी का मतलब क्या है कि थोड़ा राजनीतिक सत्ता इन्हें दे दो, शेयरिंग पावर्स, लेकिन इकोनॉमिक पावर नहीं देनी। इकोनॉमिक पावर के लिए हम लोग मिल के चलेंगे यूरोप के देश, और हम बनाएंगे वर्ल्ड बैंक और IMF। कार्यक्रम क्या होगा? UN के माध्यम से हम कहेंगे जिसको जितना पैसा चाहिए हमसे मांगो ना, हम देंगे, और आप भी इसके पार्टनर हो। नई पॉलिटिक्स की हम भी वर्ल्ड बैंक के पार्टनर हैं। तो आप कहेंगे भाई वर्ल्ड बैंक में इतने देश हैं, सबका पैसा है सामूहिक, और इस पैसे से डेवलपमेंट होगा दुनिया का। शर्त एक कि ढांचा जो बनेगा उसको हम बताएंगे कैसा बनेगा, पैसा जो लगेगा उसको हम पास करेंगे, किस बात के लिए देंगे। हम अगर सड़क के लिए देंगे तो सड़क के लिए देंगे, ये तय हम करेंगे। तो IMF और वर्ल्ड बैंक मिलके पूरी दुनिया अपने ढंग से बनाने लगे, और हमारे सारे नेता विकास पुरुष हो गए अचानक। देखिए हमने ये बना दिया, ये विकास कर दिया, ये विकास कर दिया। वो विकास क्या है कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट दिए उन प्रोजेक्ट को हमने पूरा कर दिया, और आर्थिक रूप से औपनिवेशिक हम ज़्यादा गुलाम हो गए, और राजनीतिक तौर पे हम ताली बजा के अपनी सरकार बना। इकोनॉमिक्स भी चेंज आ गया। अब अमेरिका ने क्या किया कि उस समय जब लड़ाई चल रही थी तो डर से अपना सोना दे दिया यूरोप के लोगों ने और राष्ट्र के लोगों ने। नेशनल वो एक्युमुलेट हो गया अमेरिका के पास, अब माल उसी के पास है सारा, ये उसके गुलाम हो गए यूरोप के देश। जिसका सोना वहाँ चला गया वो जीतने के बाद भी सोने ही तो मांग रहा है, तो कह रहा सोने का क्या करो, सोना तो है हम पे, डॉलर लो ना। डॉलर में व्यापार करना, दुनिया में एक मुद्रा चल रही है, जैसे दुनिया में अंग्रेजी चली साहब, एक ही भाषा है इंटरनेशनल, और सब भाषाएं बेकार हैं, तो ऐसे ही डॉलर चलेगा, डॉलर से चलो सब करो डॉलर से। डॉलर आ गया। सोवियत संघ जिंदा था तो उसका रूबल भी उन कंट्रीज़ में चला जिनकी मुक्ति उसने कराई थी, ठीक है, लेकिन वो पॉलिटिकल मैटर है। लेकिन डॉलर राज आ गया। अब डॉलर राज में अमेरिकन ने एक नए दौर में आके नई बात सोची। साला ये मूर्ख है, नहीं क्या पता है कितना सोना हम पे है या नहीं है, सोने का भी उपयोग करो और इन्हें डॉलर छाप के भी देते रहो, रखना क्यों हमें सोना। तो ये अमेरिका का आर्थिक विश्व विजय का प्लान चल पड़ा। सोना भी उनका और डॉलर भी उनका। डॉलर में एक्सचेंज होगा, सब देश डॉलर में एक्सचेंज करेंगे, इसके लिए कंट्रोल। फिर आप लोगों की ज़िंदगी में एक बात तो और सामने करी उन्होंने, परिवर्तनीय मुद्रा।
ये तो आप सब लोग अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए तो अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, परिवर्तन हो गई। डॉलर इज इन सेंटर, और कहीं भी जाके एक्सचेंज करो और अपना काम चलाओ और जैसे करना है करो, लेकिन डॉलर इज सेंटर, कोई प्रवृत्ति नहीं। अब और आगे बढ़े, लूट की भूख तो ख़त्म नहीं हो रही। बोले कौन देख रहा है कि डॉलर कितने छपे हैं, खूब छापो साले, खूब बात। और अगर सीधे तरीके से नहीं माने तो अपने एजेंट सीधे बैठा दो। योजना बनी, यूएन ने स्वीकृति दी और भारत में इम्प्लीमेंट होना है, भारत सरकार नहीं मान रही है तो 50 एनजीओ को धन दे दो और हिटमैन भेज दो पॉलिटिकल लोगों को नियंत्रण करने के लिए। तो भाई या तो ये उठा ले इतने डॉलर, या मार देंगे तुझे। आप जानते हैं एशियन टाइगर्स के साथ क्या हुआ और जापान के साथ क्या हुआ? इकोनॉमिक्स के चलते जब जापान ने कारें बना ली और जापान आगे बढ़ने लगा, इसके बावजूद कि उसे सेना रखने की अनुमति नहीं थी, तो जापान में बैंकों में रॉबरी डल गई, डाके, बैंकों में डाके डाल के उसे घुटनों पर ला दिया। और रीगन साहब जब गए थे ना तो देख के आर्थिक स्थिति उसकी गश खा के गिर पड़े थे कि जापान हमसे आगे निकल जाए। तो अमेरिका को बसाया किस लोगों ने जानता है? क्रिमिनल्स ऑफ द यूरो। यही तो पहले सिस्टम है कि जो क्रिमिनल हो वहाँ भेज दो, क्रिमिनल माइंड है। अब नियम आपके लिए और नियम के ऊपर हम, है ना? तो जापान में रॉबरी पड़वा दी। अब आप आओ एशियन टाइगर्स। चीन के किनारे किनारे के राष्ट्र जो है जिन्हें हम एशियन टाइगर्स कहते थे, कोरिया और ये सब, थाईलैंड और सब थे, बहुत विकास कर रहे, बहुत विकास कर रहे, बहुत आगे बढ़ गए। व्यवस्था क्या थी? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, कोई स्वावलंबी नहीं है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन से। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड व्यवस्था थी। जिस दिन हम माल खरीदना छोड़ देंगे तुम ढह जाओगे। तो जिस दिन किसिंजर साहब चीन में गए और दोस्ती हो गई और उन्हें लगा कि यार एक छोटे मोटे को कहाँ पाल रहे हैं, चीन ही हम पाल लेंगे, भविष्य तो देखा नहीं उन्होंने। और चीन में माओ मर चुके थे, माओ के समर्थकों को भी जेल में थे, और तेंग श्याओपिंग जो उनका विरोधी था और पूंजीवादी अर्थशास्त्र को मानता था, कैसे मानता था वो भी मैं अभी लास्ट में बता दूंगा आपको। पूंजीवादी अर्थशास्त्र को मानता था तेंग श्याओपिंग, उसकी हुकूमत चल रही थी, धड़ाधड़ चल पड़ा काम। तो एशियन टाइगर्स जो जरा देर में गरीब बन गए, क्योंकि व्यवस्था की नस किसके हाथ में थी? उनके। तो टाइगर्स जो है सब ढह गए। कोरिया ने तो अपना संभाल लिया, लेकिन थाईलैंड का क्या हाल हुआ? तो सेंटर हुआ है, जैसे चाहेंगे ढा देंगे, जैसे चाहते हैं बना देंगे। तो ये रही कहानी एशियन टाइगर्स की, ठीक है। अब चीन से दोस्ती चल पड़ी तो चल पड़ा चीन से आगे। अब हम उसके आगे आते हैं इस बात पे कि अब साहब आर्थिक कंट्रोल तो हो गया दुनिया में, दुनिया की ज़मीन पे भी कंट्रोल चाहिए, दुनिया की ज़मीन पे भी कंट्रोल चाहिए, और दुनिया की ट्रेड पे भी कंट्रोल चाहिए, हमारा नियम, और विश्व सरकार भी बनानी है, ठीक है। तो विश्व सरकार के लिए सारे डब्ल्यू वाले ऑर्गेनाइजेशन बनने लगे। जैसे वर्ल्ड बैंक था ना, WSF वर्ल्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन है सर, है ना। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो तुम्हारे देश में दंगे करा देंगे, आतंकवादी पैदा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो एक नया जाल, ठीक, और उस नए जाल में साम्राज्यवाद अपने नए चेहरे के साथ उन देशों को गुलाम बनाने के लिए उसने। अब WTO पे 2-4 मिनट और विस्तार से बता देंगे क्योंकि करंट है, हमारे साथ ही बता देंगे, लेकिन अभी हम इकोनॉमिक्स के जिस पहलू को छोड़ दिया है उसको थोड़ा और सुनाएंगे कि जो मनुष्य की प्रमुख गतिविधि होती है
वो आर्थिक होती है, जीवन के लिए खाना, उत्पादन व्यवस्था। तो उत्पादन के लिए मनुष्य किस चीज को निरंतर सुधारता है? अपने औजारों को। तो उत्पादन के औजार और उत्पादन में जो भी कुछ श्रम लगता है, जो चीजें, वो कहलाते हैं उत्पादक शक्ति। क्या कहलाते हैं? उत्पादक शक्ति। अब ये उत्पादक शक्तियां जो होती हैं, इनके दो तरह के आदमी खड़े हो जाते हैं। एक समय तो पूरा समुदाय एक साथ होता है, तो उत्पादन पे नियंत्रण समुदाय का होता है, और उत्पादन के जो उत्पादन पैदा होता है उस पर मालिक समुदाय होता है। लेकिन आगे जाके क्या होता है कि इस उत्पादन में दो तरह के लोग खड़े हो जाते हैं, एक इधर खड़ा होता है और एक इधर खड़ा होता है। ये उत्पादक शक्तियों का मालिक है और ये उत्पादक शक्ति के लिए श्रम देता है। क्या बन गए? दो वर्ग। क्या बन गए? दो वर्ग। तो हिस्टोरिकल मेटलिज्म में मार्क्स वगैरह ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि सामुदायिक समाज को तोड़ के दो वर्ग पैदा हो गए। उन दो वर्ग का प्राथमिक स्वरूप, जब हमारा जीवन जंगल आश्रित था, बहुत कम खेती होती थी, और उस समय हो गया मालिक और दास। ये बात मैं यूरोप की कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी चश्मा बदलना पड़ेगा कि यूरोप में जो हुआ वो सारी दुनिया में हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें पढ़ाया जाता है कि यूरोप में जो हुआ वही सारी दुनिया में। तो हमारे जैसे मार्क्सिस्ट साथी हैं, वो यूरोप के क्लासिकल पीरियड को हिंदुस्तान में ज़बरदस्ती इम्पोज करता है कि नहीं ऐसे ही है, ऐसे ही, ऐसे ही। तो वो अलग बात है। लेकिन यूरोप के अंदर स्टडी करी गई और उन्होंने देखा कि भाई मालिक और दास, स्लेव्स बेचे जाते थे, उन्हीं का श्रम इम्पॉर्टेंट होता था, उनकी कोई वॉइस नहीं थी। बल्कि रोम में तो वो आदमी भी नहीं माने जाते, आदमी में गिनती नहीं थी उनकी, बोलने वाले जानवर कहते हैं। सुकरात और प्लेटो दोनों कहते हैं। और इस बात को अगर आप याद कर लोगे ना, तो यूरोपियन आदमी आपके पैरों में बैठ जाएगा जरा देर में ज्ञान की दुनिया में। उससे पूछो शूद्रों में बहुत अत्याचार हुए, तुमने क्या कर दिया? तुमने तो आदमी नहीं माना, जानवर मान लिया, बाड़े में बंद करते थे, ग्लैडिएटर का खेल देखते थे उनके मरने में। और इसका समर्थन उनके दोनों महान दार्शनिक करते हैं, प्लेटो और अरस्तु। समझ लो आप बात, इस व्यवस्था का। उसके बाद जब लैंड इंपॉर्टेंट होती गई, खेती आगे बढ़ती गई, तो दो नए वर्ग आ गए, सामंत और पूंजीपति, सामंत और किसान। ये किसान में यूरोप में सर्फ्स कहलाते हैं, अर्धदास हैं, आधा दासत्व है लेकिन आधी मुक्ति भी है। मतलब घर परिवार अपना पाल सकते हैं, आदमी के रूप में भी उनकी गिनती होने लगी और थोड़ा सिचुएशन। लेकिन ज़मीन के स्वामी जो है वो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, और ये उनकी ज़मीन पे खेती करते हैं, उस खेती के बदले कुछ हिस्सा उनका, कुछ हिस्सा, अलग अलग तरह के सिस्टम होगा। लेकिन एक तरफ मालिक है और एक तरफ उन्होंने शक्ल दी सामंत और किसान। ठीक। अब उसी तर्ज पे उन्होंने कहा कि जो उद्योग बने उसमें भी दो आदमी आ गए, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। एक मालिक है उद्योग का और एक मजदूर है। तो उन्होंने कहा दुनिया में इन वर्गों के बीच में भी संघर्ष हो जाता है। जब उत्पादन के औजार बदलने लगते हैं, ताकत आने लगती है, तो दास प्रथा को पलट के सामंतवाद जहाँ स्थापित हुआ वो आगे बढ़ गया, और सामंतवाद को पलट के पूंजीवाद जिन देशों में जल्दी आ गया वो आगे बढ़ गया, है ना। तो वर्ग संघर्ष जो है वो तय, और राज्य जो है वो वर्ग का इंस्ट्रूमेंट है। उससे पहले ही समझाया जाता था कि राज्य सबका इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जो शासक वर्ग है उसके लिए राज्य है शोषित वर्गों को दबाए रखने के लिए इस्तेमाल। तो राज्य मूल रूप में हमेशा अभी तक इसी रूप में काम करता है, लेकिन हम जो चीज़ पढ़ाई जाती है उसके हिसाब से समझते हैं राज्य हमारा है और हम इसके समान मालिक हैं, और हमने जैसी चाहे सरकार बना दी, मतलब वो उस पर लग जाएंगे, लेकिन मालिक ये दो वर्ग आ गए। अब पूंजीवाद क्या कहता है कि देखो पूंजीवाद तो ख़त्म नहीं हुआ, समाजवाद मानना चाहिए। पूंजीवाद के विरोध में समाजवाद के विचार आए, जिन्होंने कहा कि वे मजदूर वर्ग और सब विभिन्न तरह के आए, लेकिन पूंजीवाद ने कहा तो ख़त्म नहीं हुआ।
पूंजीवादी चलेगा पूरी दुनिया में, और हमारा सिस्टम जो है वो अपराजय है, वो लड़ाई हुई और अपराजय उन्होंने साबित कर दिया कि चीन भी ढह दिया, रूस भी ढह दिया, सारे ढह दिए, और पूंजीवाद उनका चल रहा है। ठीक, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद ही चल रहा है। अब लेटेस्ट बात उन्होंने क्या की, जो आज का अर्थशास्त्र की ओर भाग पड़ा, उसके लिए हमारे नोबेल प्राइज मिल गया। किसे मिल गया? किस बात के लिए मिल गया? इस बात के लिए मिल गया कि पैसे का एक सिद्धांत था जिसको कहते थे पैसा जब ऊपर होता है वो क्षण के नीचे पहुंचता है। यानी पैसा मुझ पे होगा, मैं 4 नौकरों को दूंगा, ये खरीदूंगा, ऐसे होगा। इसमें ये फंसने लगा मामला। तो अमर सेन ने कहा भाई, और भी लोग थे, इस तरफ बात चल पड़ी कि पैसा साला नीचे दे दो। किसे दे दो? नीचे दे दो, मनरेगा बना दो, फिर वो ये दे दो, किसानों को 6,000 दे दो, उसको 5,000 दे दो, उसको ये दे दो, हर आदमी को पैसा दे दो कुछ। जब हर आदमी को पैसा होगा तो वो खरीदेगा। बेहतर उपभोक्ता भी बनना है उसे, बेहतर मजदूर भी बनना है और बेहतर उपभोक्ता भी बनना है। पैसा जोड़ना ही है, जोड़ोगे तो हम पहरेदारी करेंगे। खरीदो, चाहे लोन लेके खरीदो, खरीदते हो। तो ये घोषणाएं सरकार करने लगी कि हम इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे। नोट छापने की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने स्थापित कर दिया कि जितने चाहे डॉलर छापने, कोई हमारा क्या कर लेगा। बात साख से चलती है। साख जानते हो ना? पहले सौदागर लोग कहते थे कि वो आए बेचने और पैसा नहीं है तो मूंछ का बाल लग गए, तो उन्हें इतना विश्वास था कि मूंछ का बाल छुड़ाने जाएंगे, पैसा देंगे और छुड़ाएंगे। ऐसे ही हिंदुस्तान में चलता था सिस्टम। साख भी चलती थी बहुत सी चीज़। तो अब अमेरिका की तो साख है, डॉलर में करोगे, कंट्रोल है, साख भी है और लठ भी है, तो कंट्रोल कर लिया जा। पैसा नीचे फेंको और नीचे से ऊपर एक्यूमुलेट होगा, पूंजीपति को इनिशिएटिव, कौन सा माल कितना देता। ठीक है, तो ये अमर्त्य सेन का अर्थशास्त्र हमारे सामने आ गया, जिसपे अभी हमारे देश में सब सारी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। मैं इतना दूंगा, मैं इतना दूंगा, मैं इतना दे दूंगा, मैं इतना दे दूंगा, और आदमी भी खुश है, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, क्या करना है। तो ये अर्थशास्त्र में बुनियादी अवधारणाओं को हम लोगों ने लगभग समझ लिया। हाँ, एक आध बात मिस होगी तो मैं और बता दूंगा। लेकिन अभी जो चुनौती है भारत के सामने, हमेशा से आज़ादी के बाद से ही ये चुनौती थी। इसलिए महात्मा गांधी ने साफ कह दिया था कि भाई 7 लाख गाँव की आज़ादी के लिए लड़ूंगा, और ये आज़ादी सच्ची नहीं है, ऐसा भी महात्मा गांधी ने कह दिया था। लेकिन वो तो कूड़े में से फेंक के बात खत्म हो गई, आज़ाद होगा, आज़ाद होगा, आज़ाद होगा। लेकिन हमें तराना गब्बाया जा रहा है आज़ादी का, लेकिन हम गुलामी आर्थिक अगर उससे पहनाने से नापेंगे तो हम लगातार गुलामी में फंसे हुए। और जैसे ही हम स्वतंत्रता की आहट लेके कोई होमी भावा आ जाएगा तो हम मार देंगे। ठीक है, तो ये अर्थशास्त्र का पूरा सिस्टम हो गया। अब 5-10 मिनट हमारे से